लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे थे। अभी एक एक टाइप को हम स्टडी करेंगे डीपली। ओके, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगेन हमको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, या फिर अपन हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन presence of oxygen, or we can say in aerobic respiration glucose is getting completely oxidized. Okay, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अगेन अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप से ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स साइकिल, इसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle, and third one is electron transfer chain reaction, या फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं ETS। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसमें, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, पहले इस वर्ड का मतलब ही समझ लेते हैं। एक वर्ड है ग्लाइको एंड अनदर वन इज लाइसिस। ग्लाइको वर्ड रिलेट होता है ग्लूकोज से, एंड लाइसिस का मीनिंग है ब्रेक डाउन। इसका मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अगेन अब ये प्रोसेस होता किस जगह पे, तो उसके हमको थोड़ा सेल के पास जाना पड़ेगा। हमको पता है कि नॉर्मल सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, एंड ये जो रिमेनिंग स्पेस दिखा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे दो चीज़ें जिसको हम लोग फोकस मेन करेंगे, एक खुद कौन है साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो सबसे पहले जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू जो भी ग्लूकोज या फिर जो भी खाने के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सारे सेल के अंदर में एंटर करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ सेल के अंदर में एंटर करेगा तो सबसे पहले किधर एंटर करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। तो ग्लूकोज की एंट्री हो चुकी है सेल के साइटोप्लाज्म में, एंड उसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस का जो लोकेशन है वो किधर है, दैट इज साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओके, अब ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन होता किस में, सॉरी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता किस में वो समझते हैं। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है पायरुविक एसिड वाले मॉलिक्यूल में। अगेन यहाँ पे समझने की चीज़ है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, एंड वही पायरुविक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन। इसका मतलब जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, जब उससे पायरुविक एसिड बनता है तो टोटल 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये समझा कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो जब ग्लूकोज के टुकड़े करेंगे तो 3-3 के 2 पार्ट्स होंगे ना, जिसका मतलब पायरुविक एसिड कितने बनते हैं, 2। बट सिर्फ इसमें 2 पायरुविक एसिड नहीं बनते, साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, ATP, एंड साथ में बनता है और कौन, NADH2, एंड साथ में यहाँ पर रिलीज होता है H2O, एंड ये सब भी कितने कितने, 2 ATP, 2 NADH2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 पायरुविक एसिड। मींस इन ग्लाइकोलिसिस जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड H2। अब क्वेश्चन है कि सर ये ATP NADH2 क्या है, तो इनडायरेक्टली देखो ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसी से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट अगेन मेन हम उसको आगे समझेंगे। ओके, अब पायरुविक एसिड में ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होता है। ओके, क्रेब्स, अब जो आगे वाला प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में होने वाला है, इनडायरेक्टली क्रेब्स साइकिल बोलेंगे तो क्रेब्स साइकिल होता किधर है, तो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। बट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री लेने के लिए, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री लेने के लिए
पायरुविक एसिड की गरज नहीं, किसी और मॉलिक्यूल की गरज पड़ती है। इसीलिए ये जो पायरुविक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है सर, क्यों? बिकॉज पायरुविक एसिड क्रब साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। अगेन पायरुविक एसिड क्रब साइकिल में डायरेक्टली उसकी एंट्री मिलती नहीं, उसको आईडी चाहिए। तो क्रब साइकिल के अंदर एंट्री करने के लिए वो आईडी क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब है फर्स्ट पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पर जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है NADH2 एंड यहाँ पे फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन इसके भी दो है, इसके भी दो दो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अगेन ये भी क्लियर होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्यों बन रहा है, बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप कौन सा है, क्रैब साइकिल, या फिर दूसरा नाम क्या था इसका, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो क्रैब साइकिल में एंट्री करने के लिए हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए की गरज पड़ती है। अगेन इसका मतलब भी जान लो कि उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्रैब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इस साइकिल की खोज की थी, उनका नाम ही था क्रैब। और ये जो रिएक्शन होता है ना एसिटाइल कोएंजाइम आगे जो भी होने वाला है साइक्लिकल फॉर्म में होता है, इसलिए क्रैब साइकिल। फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों सर? तो देखो ट्राई का मतलब होता है 3 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मॉलिक्यूल है COOH। तो क्या होता है क्रैब साइकिल में, जो एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जो पहला प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर में COOH के टोटल 3 मॉलिक्यूल रहते हैं। ओके, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? तो अगेन अब क्रैब साइकिल स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्टिंग होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है। ओके, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका मतलब उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। तो यहाँ पे फॉर्म होता है क्या, NADH2 FADH2 ATP एंड CO2। ठीक है, ओके। NADH2 के टोटल 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, FADH2 एक ही फॉर्म होता है, ATP भी एक ही फॉर्म होता है क्रैब साइकिल के अंदर। अगेन अभी तक हम नॉर्मली सोचेंगे सर हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए रहता है वो ATP के फॉर्म में चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस में बस 2 ATP बना है एंड क्रैब साइकिल में बस एक ही ATP बना है। तो ATP तो का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो ध्यान देना, अगेन मैं यहाँ पे बताया था ये जो NADH2 है और ये जो FADH2 दिख रहा है, ये सारे भी एनर्जी करेंसी, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल ही है। बट अगर हम हमारी बॉडी की बात करेंगे तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो ATP के फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, ATP के फॉर्म में। तो इसके लिए जो भी हम लोग नेक्स्ट साइकिल पढ़ेंगे, थर्ड वाला कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे ATP में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन की क्यों? अगेन इसको मैं एक एग्जांपल समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, देखो जस्ट एज्यूम करो कि आप तो इंडिया में हो, इंडिया में किसी दुकान से आपने सामान खरीदा है कोई भी। ओके, एक अच्छा अमाउंट का अच्छा खासा सामान खरीदा है एंड जब पेमेंट की बारी है तो आप उसको इंडियन करेंसी मतलब किसी और स्टेट की करेंसी में देने का ट्राई कर रहे हो, या फिर आप मान लो कि उसको US$ में दे रहे हो। नॉर्मली देखेंगे तो जो भी दुकान वाला है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया में तो इंडियन करेंसी दो उसको, हाँ या ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी करेंसी थी हमारे बॉडी को किस फॉर्म में चाहिए, हमारे बॉडी को ATP के फॉर्म में चाहिए। बट हमारे बॉडी में अभी जितने भी हम साइकिल पढ़े वहाँ पे ATP से ज़्यादा क्या फॉर्म हो गया है, NADH2 फॉर्म हुआ है और FADH2 फॉर्म हुआ है। तो इसीलिए ये जो थर्ड वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है उसमें ये जो NADH2 रहता है और ये जो FADH2 रहता है, क्या होता है, इसको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो NADH2 और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड स्टेप होता है। और अगेन हमको पता है कि अगर से मैं $1 को इंडियन करेंसी में चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को ₹1 तो नहीं मिलेगा, उसकी कुछ हाई वैल्यू है तो कुछ हाई अमाउंट मिलेगा। वैसे ही जब मैं एक NADH2 को ATP में कन्वर्ट करूंगा या फिर थर्ड स्टेप में जो कन्वर्जन होगा तो एक NADH2 से हम लोग को टोटल 3 ATP मिलता है और उसी तरीके से एक FADH2 से हम लोग को टोटल 2 ATP मिलता है।
तो अच्छी बात है। तो देखो हमारे पास तो बहुत सारे NADH2 फॉर्म हुए थे, एंड जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म है सबको ATP में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट में हमारे पास ATP की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन NADH2 and FADH2 will get converted into ATP. One NADH2 molecule will get converted into 3 ATP molecules and one FADH2 molecule will get converted into 2 ATP molecule. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ओके, अगेन एंड जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, वो कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। जो हमारा सेकंड स्टेप था कौन सा? क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड थर्ड स्टेप भी कहाँ हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे हम लोकेशन भी मेंशन करते हैं। ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल का लोकेशन क्या आएगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड अगर से हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन की बात करेंगे तो अगेन इसका भी लोकेशन क्या आएगा सर? सेम, इसका भी लोकेशन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट है ATP के बारे में थोड़ा समझ लेते सर। ये ATP क्या है, कैसा दिखता है? तो अगेन पहले ATP का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ATP एनर्जी करेंसी होता है। बट अगेन ये जो एडेनोसाइन है ये भी 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ये एक बना हुआ है एडेनाइन एंड दूसरा वाला मॉलिक्यूल रहता है इसमें राइबोस शुगर, एंड ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब टोटल 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखेंगे तो एडेनोसाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। ये हो गया हमारा एडेनोसाइन। ओके, अब नेक्स्ट है राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया हमारा राइबोस। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये जिससे अटैच होते हैं वो तो टोटल फॉस्फेट, तो 1 2 एंड 3 फॉस्फेट। ओके, यहाँ पे सबका मैं नेम मेंशन कर देता हूँ। एडेनाइन राइबोस, तो एडेनाइन प्लस राइबोस विल फॉर्म एडिनोसाइन, एंड ये कौन है? टोटल ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इसका मतलब एडिनोसाइन प्लस ट्राइफॉस्फेट, अगर से इसको हम मिक्स करते तो यही हमारा क्या बनता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो हमारे ATP का फुल फॉर्म है। ओके सर, पर होता क्या है इससे? तो अगेन ATP हमारी एनर्जी करेंसी होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो ये जो सेकंड और थर्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है इसमें वो एनर्जी प्रेजेंट रहती है। जब भी हमारे बॉडी, जैसे मैं अभी बात कर रहा है, फिर मैं आप लोग को समझाने का ट्राई करता हूँ, ऑब्वियसली मेरी बॉडी में एनर्जी यूज़ हो रहा होगा, तो एनर्जी मिल कहाँ से रही है? तो मेरा बॉडी क्या करता है, ये दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो जैसा ये बॉन्ड ब्रेक होता है उससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, एंड उसी एनर्जी से मैं बात कर पा रहा है, फिर मैं समझा पा रहा हूँ। बट अगेन जब ATP ब्रेक हो जाएगा तो देखो ये तो एडेनिन राइबोस मतलब एडिनोसाइन तो रहेगा, पर कितने फॉस्फेट रहेंगे तब? तब 3 की वजह सिर्फ 2 फॉस्फेट बचेगा। तो इधर देखो ATP, जब ATP मॉलिक्यूल यूज होता है कहीं किसी भी प्रोसेस में, तो इसमें से फिर क्या होता है? सिर्फ इतना पार्ट बचता है। तो ये क्या हो गया? एडिनोसाइन, 2 फॉस्फेट बच रहा है, इसलिए हम डाइफॉस्फेट बोलते हैं। तब वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? तब वहाँ फॉर्म होता है ADP फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ में कौन? ये फॉस्फेट अलग हो जाता है। अब सिर्फ एक फॉस्फेट जो रहता है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं IP करके। तो आपके में IP लिखा होगा, तो उसका मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझा? एंड अगेन जब फिर रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ जो ATP फॉर्मेशन होता है ना, तो वही वहाँ पे क्या होता है, ये ADP और IP को ग्लूकोज को ब्रेक करने से जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी से वापस मिला के क्या बनाया जाता है? ATP, एंड फिर इसी ATP को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगेन ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा। समझ में आया? कहीं पे भी कुछ भी डाउट है हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू।